हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के छात्र हैं, आप बीटेक कर रहे हैं और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो इस बात की बहुत चांसेस हैं कि ऑप्टिक्स आपके पास होगा। ऑप्टिक्स एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक होता है जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में डाला जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप और भी पढ़ोगे इंजीनियरिंग के अलग ब्रांचेस, तो वहाँ पर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें, रे कैसे मूव करती हैं, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा उपयोग करना पड़ेगा। सो इसीलिए आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ाई जाती है। जनरली समान रूप से मैं बात करूँगा, 70-80% सिलेबस में ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स में हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये हमारा बिल्कुल शुरुआती पहला टॉपिक होता है। अच्छा, अगर आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप देखेंगे कि एक प्लेलिस्ट मैंने डेडिकेटेड बना दी है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट आपका जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यूनिट है। आपके फर्स्ट यूनिट में आपके वेव मोशन, डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प, वो सारी कंडीशन, फोर्स, जो सब कुछ होता है, उस सब की थ्योरी बहुत ही डिटेल में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत डिटेल में थ्योरी दी गई है, डेरिवेशंस बहुत ही एक्सटेंसिवली कराए गए हैं। इस पर्पस से कराए गए हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आप उतना तैयार कर लेते हो तो यूनिट नंबर 1 से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटेगा और ना आप उसमें कोई कमी रख पाओगे। बिल्कुल सही, आप पूरा फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ वहाँ जो थ्योरी है, वो जो बच्चे आगे आने वाले समय में सर्किट का कुछ पढ़ेंगे, और वो सबके लिए जरूरी है, भले आप कंप्यूटर साइंस के हो, कुछ भी हो, बट वो सर्किट का वो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वहाँ पर भी उसका उपयोग होता है, कंट्रोल सिस्टम में भी उसका उपयोग होता है, मैकेनिक्स में उसका उपयोग होता है। तो ये सारी फिजिक्स की थ्योरीज जो हैं, इसको आप फिजिक्स की थ्योरी पढ़ के, फिजिक्स का पेपर पढ़ के मत पढ़िएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आने वाले इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में एक समय ऐसा होगा जहां हमको ये सारी चीज़ें उपयोग में लानी पड़ेंगी, इस्तेमाल में लानी पड़ेंगी। अच्छा, तो चले हम लोग अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक इंटरफेरेंस में। और इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, हाइगन प्रिंसिपल। हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या था, देखो जरा समझे। इस हाइगन चूंकि आज के व्यक्ति नहीं है, ये न्यूटन के समकालिक थे। मतलब जिस दौरान न्यूटन दुनिया में थे, अपना काम कर रहे थे, उस दौरान हाइगन भी मौजूद थे। और हाइगन बड़े थे न्यूटन से, उम्र में बड़े थे उनसे। और आप ये समझ लीजिए कि ऐसा हुआ है कि हाइगन और न्यूटन ने आपस में काफ़ी बातचीत की है। किताबें इस पर लिखी गई हैं कि किस तरह से हाइगन और न्यूटन एक साथ टहलते थे, वॉक करते थे, कहने का मतलब है एक दूसरे से बातचीत करते थे। और उस दौरान बहुत सारी नई नई चीज़ें थी जो निकल के आई थी। हाइगन का काम सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने एक सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल या हाइगन प्रिंसिपल ही बनाया था। हाइगन अपने ज़माने के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। हालांकि न्यूटन भी उसी समय के थे, तो न्यूटन की प्रसिद्धि ने एक तरह से सबको ढक लिया था, लेकिन फिर भी इतिहास में हाइगन का अपना एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब हो क्या रहा था, न्यूटन के ज़माने में प्रकाश क्या है इसके ऊपर बड़े विवाद था। विवाद इन सेंस, लोगों के पास इस बारे में बहुत अच्छी से एक तरह से एक व्यापक थ्योरी नहीं थी कि आखिर प्रकाश को हम कैसे समझें। प्रकाश क्या सिर्फ लेंस और प्रिज्म और मिरर इन्हीं से ही करने वाला एक टूल है, एक सब्जेक्ट है, या इसको और भी किसी तरह से समझा जा सकता है, इसको और भी किसी तरह से बताया जा सकता है। तो व्हाट इज लाइट एक तरह से उस जमाने का आप कह सकते हो एक सवाल था। और इस सवाल पर हाइगन का भी अपना एक मत था और न्यूटन का भी अपना एक मत था। दोनों के अपने अपने मत थे। ये चीज़ें भले ही आपसे सीधे तौर पे क्वेश्चन में ना पूछी जाएं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए ये बहुत थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यूटन भी एक थ्योरी देते थे और हाइगन की भी अपनी एक थ्योरी थी। अब यहाँ पर न्यूटन की थ्योरी को क्या कहते हैं, न्यूटन ने 1701 में एक किताब लिखी थी, इसका नाम था ऑप्टिक। बहुत ही प्रभावशाली किताब थी, और जाहिर सी बात न्यूटन की लिखी किताब है तो प्रभावशाली होगी, और उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, व्यापक रहा है। उसमें न्यूटन ने अपने एक सिद्धांत को रखा। उन्होंने कहा कि जो हमारा लाइट होती है वो कणों से मिलकर बना है। मतलब लाइट पार्टिकल नेचर का होता है, उसमें कणों जैसा व्यवहार होता है। वो जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलती हैं तो अलग अलग कण निकलते, अलग अलग साइज के पार्टिकल निकलते हैं। जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो अलग तरह के रंगों को बिलोंग करते हैं, जो छोटे साइज के पार्टिकल हैं वो अलग तरह के रंगों को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से न्यूटन ने ये बात कहने की कोशिश की कि प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म अलग अलग साइज के पार्टिकल, लाइट पार्टिकल को अलग अलग रास्ते पे मोड़ देता है। इसीलिए अगर आपका प्रिज्म है और इसमें से लाइट जाएगी
तो लाइट अंदर ही अंदर अलग अलग पार्टिकल को अलग अलग रास्ते पे मोड़ देगी, तो इसलिए आपके पास वायलेट से लेकर के रेड तक का पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है। तो न्यूटन ये कहते थे कि जो रेड कलर की लाइट है, जो ब्लू कलर की लाइट है, ये इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग साइज के पार्टिकल से मिलकर बनी है। और इस थ्योरी को पार्टिकल थ्योरी या कार्पस्कुलर थ्योरी भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कार्पस्कुलर मतलब वही पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। ये थ्योरी थी और ये 1701 में प्रपोज की गई थी। यानी कि न्यूटन मूल रूप से ये मान रहे थे कि जो प्रकाश होता है वो कणों का व्यवहार रखता है, कण जैसा होता है। और इसकी सहायता से न्यूटन ने क्या क्या प्रूफ किया? रिफ्लेक्शन प्रूफ किया, रिफ्रैक्शन प्रूफ किया। रिफ्लेक्शन मतलब जब मिरर से टकरा के कोई लाइट मुड़ जाती है, जैसे ये आपका मिरर है, तो अगर मिरर पर कोई लाइट आएगी तो किसी पॉइंट से टकरा करके वो एक दूसरे रास्ते पे चली जाएगी, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसको भी उन्होंने इस कार्पस्कुलर थ्योरी से प्रूफ किया था। उसके अलावा न्यूटन ने भी प्रूफ किया कि अगर आपके पास मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2 है, आपकी लाइट इस तरह से आ रही है, तो सीधे रास्ते में न जा करके वो अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसकी तरफ झुक जाएगी, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। इसको भी उन्होंने प्रूफ कर दिया था कार्पस्कुलर थ्योरी से। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, शार्प इमेज क्यों बनती हैं, इनको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया था। तो कार्पस्कुलर थ्योरी एक वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी न्यूटन के द्वारा दी गई थी, तो पूरी दुनिया में इसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन न्यूटन की इस किताब, जिससे इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा न्यूटन ने, उससे करीब 10 साल पहले हाइगन ने भी अपनी एक किताब लिखी थी, प्रैक्टिस ऑफ लाइट। और उस किताब में हाइगन ने बताया था कि हम ये माने कि प्रकाश जो है वो तरंग जैसा व्यवहार रखता है। तो जो ये न्यूटन की थ्योरी थी, इसने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को प्रमोट किया, जहां हम ऑप्टिक्स को रे के डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो हाइगन थे, उन्होंने वेव थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है वो वेव के फॉर्म में चलता है, वेव थ्योरी। और इस तरह से उन्होंने वेव ऑप्टिक्स की एक तरह से आप कह सकते हो एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया था। लेकिन अगेन वही चीज है, न्यूटन वाज सो इन्फ्लुएंशियल एज कंपेयर टू द हाइगन। हाइगन वाज ग्रेट पर्सन, बट न्यूटन वाज का ऑरा ही दूसरा था। तो न्यूटन की जो कार्पस्कुलर थ्योरी थी, इसने लगभग आप कह सकते हो मतलब 100 साल तक तो रखा ही अपना वर्चस्व, अपने आप को बनाए रखा। इवन 200 साल तक आप कह सकते हो, नहीं 100 साल, हाँ, हाइगन के यंग के प्रयोग के दौरान तक। तो उन्होंने इसने अपना वर्चस्व बनाए रखा। दुनिया भर के वैज्ञानिक, उस समय के फिजिसिस्ट ये मानते थे कि न्यूटन की थ्योरी सही है, कार्पस्कुलर थ्योरी सही है। लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। कार्पस्कुलर थ्योरी में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये थ्योरी इंटरफेरेंस को नहीं समझा पा रही थी। ये थ्योरी डिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रही थी। पोलराइजेशन को भी प्रॉब्लम हो रही थी इस थ्योरी से समझाने में। तो सवाल ये था कि न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की वो सारी रे और लेंस और वो सब रे बना इमेज, वर्चुअल इमेजनरी, वो तो समझा ले जा रही है, बट ये इंटरफेरेंस को क्यों नहीं समझा पा रही है, ये रिफ्रैक्शन को क्यों नहीं ठीक से समझा पा रही है, ये एक प्रॉब्लम थी। लेकिन इन्फ्लुएंस की बात है, लोगों पे बहुत इन्फ्लुएंस था न्यूटन का। फिर क्या होता है, अब इस वेव थ्योरी के अंदर ही हाइगन का प्रिंसिपल है जो कि हमें पढ़ना है मूल रूप से, लेकिन मैं जस्ट अपनी कहानी कंप्लीट कर दूं। फिर 1801 में एक फिजिसिस्ट, पॉलीमैथ थे, मतलब बहुत तमाम तरह की विद्याओं के महारथी व्यक्ति थे, थॉमस यंग। तो थॉमस यंग जो है वो क्या करते हैं, वो एक प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस प्रयोग के द्वारा इंटरफेरेंस को शो करते हैं। थॉमस यंग इंटरफेरेंस को शो करते हैं, ना केवल शो करते हैं बल्कि वो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को मैथमेटिकली प्रूफ कर देते हैं। मतलब जो पर्दे पे वो दिखा रहे हैं, स्लिटें बन रही हैं, काली चमकीली पट्टियां बन रही हैं, उस चीज को, वो एक्सपेरिमेंट वाली चीज को थ्योरी के थ्रू भी दिखा सकते हैं। देखो थ्योरी में ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो चीज दिख रही है डायग्राम पे, पर्दे पर, एक्सपेरिमेंट से, उस चीज को आप मैथमेटिक्स से भी शो कर सकते हो। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। फिजिक्स में एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है कि आपने एग्जैक्टली वही थ्योरी प्रपोज कर दी गणित के माध्यम से, जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रही है। और उस थ्योरी को प्रूफ करने में, उस थ्योरी को एस्टेब्लिश करने में यंग क्या करते हैं, यंग कहते हैं लाइट को हम एक फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला ये है, y = a sin ω t।
तो इसका मतलब है कि थॉमस यंग 1801 में जो अपना बहुत ही सक्सेसफुल प्रयोग करते हैं, उस सक्सेसफुल प्रयोग को करके उसको समझाने में इंटरफेरेंस को, वो ये मानते हैं कि लाइट इस फॉर्म का है। और हम लोगों ने इससे पहले वेव वाले टॉपिक में पढ़ा है कि ये वेव का फॉर्मूला होता है। एक सिंपल साइनोसॉइडल इनफाइनाइट एक्सटेंट की वेव को हम y इक्वल टू a sin ओमेगा t से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें हम वेवलेंथ का भी डालना चाहें रोल, तो y t के x इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वो सिर्फ इसका विस्तार है फॉर्मूले का। मूल फॉर्मूला ये बता रहा है कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t या a sin ओमेगा t माइनस kx, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ये वेव का फॉर्मूला है। यानी प्रकाश एक तरंग है, तो अगर प्रकाश को एक तरंग मान के चलोगे तो आप उसकी सहायता से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन सबको आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाओगे। तो चूंकि हाइगन ने अपने जमाने में रिफ्रैक्शन को रिफ्रैक्शन को तो वेव थ्योरी समझाया ही था, और बाद में यंग ने आकर के उसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये सब भी जोड़ दिया। डिफ्रैक्शन के लिए तो एक और व्यक्ति का नाम यहां पर आएगा। 1818 में एक और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, उन्होंने अपना प्रयोग किया था, जिनका नाम था फ्रेजनल। एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन। फ्रेजनल ने हाइगन की थ्योरी को, जैसे यंग ने तो कर ही दिया था, थ्योरी में एक मतलब मजबूती ला ही दी थी, फ्रेजनल ने क्या किया था? 1818 के करीब का प्रयोग है, 16-18 के बीच का प्रयोग है। उसमें फ्रेजनल क्या करते हैं, जो हाइगन की थ्योरी थी, जो कि पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से एक तरह से धूल खा रही थी, उसको फिर से रिवाइव करते हैं, उसमें थोड़ी सी बदलाव करते हैं, थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करते हैं और फिर देते हैं। फिर हमारे पास आती है फ्रेजनल हाइगन थ्योरी। फ्रेजनल हाइगन थ्योरी, तो आपकी जो फ्रेजनल हाइगन थ्योरी है, ये क्या करती है? ये एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड इसके अजम्पशंस होते हैं, एक्सियम्स होते हैं, और इससे हमारे सामने वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत होती है। तो कहानी शुरू होती है महान वैज्ञानिक न्यूटन और महान वैज्ञानिक हाइगन से, और आगे आते आते उस कहानी में और किरदार जुड़ते हैं, थॉमस यंग और फ्रेजनल, और वो क्या करते हैं, इस हाइगन की थ्योरी को एस्टैब्लिश कर देते हैं कि हाइगन बिल्कुल गलत नहीं थे, हाइगन सही थे, और वेव ऑप्टिक्स को प्रमोट करते हैं। और इस दौरान हमको न्यूटन गलत साबित होते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन गलत थे, न्यूटन ने गलत बताया था। लेकिन फिर 1905 में आइंस्टीन आते हैं और वो कहते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल बिहेवियर होता है, पार्टिकल बिहेवियर होता है, इसको हम फोटोन कहते हैं। और ये चीज आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है। तो 1701 में न्यूटन सही, मतलब न्यूटन ने अपनी बात रखी, दुनिया ने उसको माना। 1801 में थॉमस यंग ने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, वेव मानोगे तभी लाइट को तभी आप ये सब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और सबको समझा सकते हो। तो यहाँ पे लगा कि न्यूटन गलत है। तो न्यूटन के जमाने में हाइगन गलत लग रहे थे, न्यूटन सही लग रहे थे। 1801 में न्यूटन गलत लगने लगे, हाइगन सही लगने लगे, और 1905 में फिर से एक तरह से दूसरे फॉर्म में ही सही आइंस्टीन ने ये कह दिया कि प्रकाश के पास पार्टिकल जैसा बिहेवियर होता है, जो कि कुछ बात वही है जो कि न्यूटन ने कही थी। तो फिर से यहाँ पर न्यूटन की बात सही लगती है, लेकिन हाइगन की बात भी सही लगती है। और फिर आइंस्टीन कहते हैं कि प्रकाश एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास दोहरा व्यवहार होता है। वो एक वेव की तरह भी बिहेव करती है, वो एक पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम ये देखते हैं कैसे इतिहास में अलग अलग किरदार आते हैं, और वो किरदार एक तरह से समझ लो कि परिवर्तन सा ले आते हैं, एक नया सोच, नई विचारधारा को लेकर के आते हैं। और इस दौरान कुछ हीरोज निकल के आते हैं। यहाँ न्यूटन हीरो थे, हाइगन भी थे, यहाँ थॉमस यंग, फ्रेजनल, यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस तरह से ये पूरी थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी इतिहास का आपको ब्यौरा दे दिया है, और आप में से कुछ लोग बच्चे जरूर होंगे जिनको ये इंटरेस्ट लगा होगा कि भाई ऐसी नहीं चीज़ें, हम कुछ ऐसे किताब खोला और सिलेबस उठाया और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, भगवान जाने क्या है, कितना कठिन है, बेमतलब में किसने खोज किया। मैंने कई बार बच्चों के मुँह से सुना है, अरे क्या आइंस्टीन खोज के चले गए, क्या फिर ये सब न्यूटन खोज के चले गए, हमारी मुसीबत बढ़ा गए। ऐसा नहीं, मुसीबत बढ़ाई नहीं, मुसीबतें बहुत कम कर दी हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन का आइडिया था, न्यूटन ने जो डिस्कवरी की थी कार्पस्कुलर नेचर की, जो उन्होंने अजम्पशन माने थे, दैट फिट्स विद द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एक्सप्लेन वेल द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। According to this theory, different color of light corresponds to different size of particles. As an alternate, उसका जो alternate था, as an alternate to Newton's theory, Huygens proposed the secondary wavefront theory, also called the Huygens principle. तो Huygens principle को हम secondary wavelet theory भी कहते हैं। secondary wavelet theory को भी इसको हम कहते हैं। कहना क्या था, हाइगन ने कहा क्या
हाइगन ने कहा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रकाश का स्रोत है, कोई बल्ब है, इससे प्रकाश है, इस बल्ब से क्या होता है, इस बल्ब से जब प्रकाश निकलता है तो उस प्रकाश को हम वेव फ्रंट के फॉर्म में मान लेते हैं। हम मान लें किस तरह से वेव फ्रंट निकल रही है। वेव फ्रंट क्या है, मतलब आप ऐसे समझो कि वेव फ्रंट को अगर हम सोचें इस तरह का एक तरह का कागज है, मतलब कागज तरह सोचें, जैसे जैसे अगर आपके पास ये सोचो कि यहाँ बल्ब है, इस बल्ब से प्रकाश निकला तो प्रकाश इस तरह से निकला। आप एक सतह जैसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं। इनविजिबल होता है प्रकाश, प्रकाश जब किसी चीज पे गिरता है तो वो चीज हमको दिखती है, हम सीधे प्रकाश को देखते नहीं है। तो आप सोचो कि इस प्रकाश से ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा है, वेव फ्रंट निकला। अच्छा, ये वेव फ्रंट जो होता है वो क्या, उसका व्यवहार क्या होता है, जैसे मान लो ये मीडियम है, ये मीडियम है पूरा, ये हमारा रूम एक मीडियम है, तो प्रकाश निकला। अब प्रकाश जो पहुंचा तो ये सारे पॉइंट हैं जहां पर इस मीडियम के पार्टिकल हैं, यहाँ पर मान लो पार्टिकल हैं, तो हर पार्टिकल जो होगा वो जब ये वेव फ्रंट वहां पहुंचेगा तो वो हर पार्टिकल को अपने एक तरह से एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा कि वो पार्टिकल भी सोर्स की तरह बन जाएंगे और वो भी अपना वेव फ्रंट बाहर निकालेंगे। तो एक तो सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट निकला, फिर उस वेव फ्रंट ने रास्ते के जितने पार्टिकल थे उनको भी वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी दे दी, तो उनसे वेव फ्रंट निकले। उन सारे वेव फ्रंट का लोकस बनाओगे एक नया वेव फ्रंट बनेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो और सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल बनाएगा, फिर उससे वेव फ्रंट बनेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। हालांकि एक इमेजिनरी, एक ज्योमेट्रिकल तरह का मतलब एक वेव फ्रंट वाली बात जो थी वो बिल्कुल नई तरह की थी और एक नया सोर्स बनने वाली बात थी। इसकी सहायता से हाइगन ने काफी अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है। तो हम सोचें, जैसे हम सोचें ये हमारा वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर हमने कुछ पार्टिकल मान लिए, कुछ पॉइंट मान लिए, ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। अब क्या हुआ, वेव फ्रंट मतलब प्रकाश की ऊर्जा है गई, तो उस ऊर्जा ने क्या किया, इन पॉइंट को, रास्ते के कोई पॉइंट, वेव फ्रंट के ही पॉइंट मानेंगे, उन पॉइंट को भी एक सोर्स की तरह से काम करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, इस सोर्स से भी इस तरह से वेव फ्रंट निकले, इस सोर्स से भी इस तरह के वेव फ्रंट बाहर निकल रहे हैं, इस सोर्स से भी इस तरह के वेव फ्रंट बाहर निकल रहे हैं। तो जैसे हमारा सोर्स एस था, तो सोर्स एस जो था, इस सोर्स एस से आपका इस तरह का वेव फ्रंट बाहर निकला था। जैसे ये हमारा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट क्या है, चारों तरफ प्रकाश। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे तालाब है, ये तालाब है, तालाब में तुमने पत्थर फेंका, जहां पत्थर फेंकोगे उससे क्या होगा, ऐसे रिपल्स बाहर निकलेंगे, है ना, ऐसे रिपल्स बाहर निकलती हैं। अब आप सोचो कि रिपल्स जो है जब बाहर निकली तो यहाँ कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ कुछ पॉइंट मान ले पानी सतह पर, उन पानी सतह पर जब रिपल टकराई तो उन पॉइंट से भी ऐसे रिपल्स बाहर निकली। फिर उन रिपल्स से फिर आगे जो पॉइंट टकराए उनसे भी रिपल्स आगे निकली। तो इस तरह से एनर्जी रास्ते के आने वाले पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स बनाती है, फिर वो सेकेंडरी सोर्स भी अपना वेवफ्रंट बाहर निकालते हैं, फिर उन सेकेंडरी वेवलेट से फिर आगे वेवफ्रंट बनता है, फिर उससे भी आगे बातचीत चलती है। तो जैसे सोचो ये सोर्स था, इससे एक ये व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया बड़ा सर्किल, ये इसका प्राइमरी वेवफ्रंट है। प्राइमरी वेवफ्रंट ने अपने रास्ते में आने वाले पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स की तरह से कन्वर्ट किया, जिससे सेकेंडरी वेवफ्रंट बने। अब अगर हम सेकेंडरी वेवफ्रंट के पॉइंट का लोकस ले लें, ये पॉइंट है, इनका लोकस ले लें, तो इन सारे पॉइंट्स का अगर हम लोकस ले लेंगे तो हमारे पास एक और, ये देखो, ये डॉटेड लाइन वाला जो बना है, ये हमारा एक और वेवफ्रंट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ अब हम फिर इसके ऊपर हम कोई पॉइंट मान लेंगे, फिर उन पॉइंट को हम ऐसे सोर्स की तरह से देखें, उन पॉइंट को हम ऐसे सोर्स की तरह से देखें, फिर उनके लोकस को ले लेंगे, तो उनके लोकस से हमारा अगला वेवफ्रंट बन जाएगा। और इस तरह से हमारे प्रकाश स्रोत से, हमारे लाइट सोर्स से वेवफ्रंट के फॉर्म में लाइट आगे मीडियम में चलती रहती है। ये वो जमाना था, हाइगन का ये जो जमाना था, हाइगन ने जब सिद्धांत रखा था तो उन्होंने कहा था कि प्रकाश को चलने के लिए भी माध्यम चाहिए, और उसी माध्यम के पार्टिकल ही हैं जो ये वेव सोर्स बनाते हैं, वेव सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह से काम करते हैं। पर आप ये कह सकते हो कि सर आज की डेट में तो हम ये जानते हैं कि प्रकाश तो बिना माध्यम के भी चल सकता है, प्रकाश तो निर्वात में चलता है, वैक्यूम में चलता है, जहां किसी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये डेवलपमेंट काफी बाद का है। मैं बात कर रहा हूँ 1890 की थ्योरी, सॉरी 1690 की थ्योरी के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय हाइगन ने सिद्धांत दिया था। फिर 1801 आते आते भी उसी में बदलाव हुआ, लेकिन एक ऐसे माध्यम की हमेशा पे जरूरत रहती थी कि जिसमें प्रकाश चलता है। उस माध्यम को हम कहते हैं ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो अगर यहाँ है तो यहाँ तो हवा वगैरह है, और वैसे तो ल्यूमिनिफेरस एथर नाम के एक माध्यम की कल्पना की गई थी, जिस माध्यम से होकर के प्रकाश हमेशा गुजरता रहता है। तो उस माध्यम के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। तो ये एक शुरुआती सिद्धांत रखा था हाइगन ने, हाइगन का सिद्धांत था, और इस सिद्धांत को और ज्यादा प्रमोट किया गया बाद में फ्रेस्नेल और थॉमस यंग के द्वारा। इसी को हम हाइगन का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये है उसका डायग्राम। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। लाइट
प्रोपोगेट्स एज वेव फ्रंट। देखा है आपने, प्रकाश वेव फ्रंट के रूप में चलता हुआ माना जा सकता है। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, जैसे यहां देखा है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट सोर्स की तरह से व्यवहार करता है। दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, जो हर दिशाओं में अपने वेव फ्रंट को बाहर फेंकता है, विथ स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ वेव इटसेल्फ। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से, जितनी स्पीड से वेव फ्रंट जा रहे हैं, उतनी स्पीड से सेकेंडरी सोर्स के वेव फ्रंट भी आगे मूव करते हैं। द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट इज द एनवलप या टेंजेंट सरफेस ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमने बात कही है, और वही आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, वही आपको बोर्ड में भी दिख रहा है। तो यहां पर आखिरी की 3 लाइनों को जरा समझो। यहां पे कहा गया है कि द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट, मतलब किसी आगे के समय में जो नई पोजीशन होंगी वो कैसे बनाई जाएंगी? बाय द एनवलप या टेंजेंट सरफेस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब कहने का मतलब बच्चा यहाँ पे क्या है, या देखे बोर्ड को देखें, बोर्ड को ये देखोगे कि जैसे आपने देखो ये जो हमारे सर्किल, छोटे छोटे सर्किल्स हैं, इन पे अगर हम इस तरह से टेंजेंट खींच दें और उन टेंजेंट्स को अगर हम आपस में मिला दें, देन वी विल क्रिएट अ न्यू वेव फ्रंट। क्योंकि ये बहुत पॉइंट, हमने दूर दूर पॉइंट बनाए हैं ना, पॉइंट अगर पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, तो उनसे बहुत सारे इस तरह से वेव फ्रंट बनेंगे, जिनके टेंजेंट्स अगर आप ड्रॉ भी करोगे तो दे विल क्रिएट अ कंटिन्यूअस सरफेस, दे विल क्रिएट अ वेरी कंटिन्यूअस सरफेस, कंटिन्यूअस वेव फ्रंट यहां पर बन जाएगा। तो इस तरह से हम सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्स और फिर सेकेंडरी सोर्स, इन सारी बातों को यहां पर रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इस डायग्राम के थ्रू, और इसको आपने समझा होगा। अब इसकी छोटी सी मैथमेटिक्स भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा तो हमें अपने अपने फॉर्मूले में, अपने डेरिवेशंस में नहीं लगाना है, इसमें कोई जुड़े हुए बहुत ज़्यादा डेरिवेशन भी नहीं है और सिंपल ही है, लेकिन समझ लें। मान लीजिए हमारे पास जो स्रोत है, सोर्स है, इससे प्रकाश जो है वो इस तरह से बाहर निकल रहा है, प्रकाश इस तरह से बाहर निकल रहा है, और वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रे है ये हमेशा जो वेवफ्रंट होगा उसके परपेंडिकुलर होती है। तो आप देखें यहां पर भी 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है, और ये जो कर्व्ड सरफेस में बना रहा हूं इसे कहा जाएगा वेवफ्रंट। ठीक है, और प्रकाश जो वेव है जो चल रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? v वेलोसिटी से प्रकाश जो है वो चल रहा है। तो प्रकाश का वेव फ्रंट यहां पहुंचा। जब यहां पहुंचा तो मान लो यहां पर कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को उसने सेकेंडरी सोर्स की तरह से बना दिया, ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह से बन गए। और फिर क्या हुआ, इन सेकेंडरी सोर्स से भी प्रकाश बाहर जाना शुरू किया। जब यहां से बाहर जाना शुरू किया तो इनका अपना एक पूरा वेव फ्रंट है, ऐसे ही इसका अपना पूरा वेव फ्रंट है, इसका अपना पूरा वेव फ्रंट है, इसका अपना पूरा वेव फ्रंट है, इसका अपना पूरा वेव फ्रंट है। और कितना समय आपने देखा, मान लो डेल्टा टी टाइम, तो डेल्टा टी टाइम में v वेलोसिटी से वेव फ्रंट कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने वेलोसिटी कितनी v, टाइम कितना है डेल्टा टी, तो कितना डिस्टेंस यहां पर कवर किया होगा सेकेंडरी वेवलेट ने? तो सेकेंडरी वेवलेट यहां से निकली और डेल्टा टी टाइम में यहां गई, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? v इंटू डेल्टा टी, और v इंटू डेल्टा टी ही क्या है? इनकी रेडियस है। तो आप कहोगे कि डेल्टा टी टाइम में सेकेंडरी वेव सोर्स से जो प्रकाश था वो v डेल्टा टाइम टी के एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में वहां से फैल चुका है। ऐसे ये भी v डेल्टा टी हो जाएगा, ऐसे ये भी v डेल्टा टी हो जाएगा। अब अगर इन सारे वेव फ्रंट पे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस तरह से इनके लोकस टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और इनको हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो इन सारे टेंजेंट्स को अगर आप मिला दोगे तो देन दिस विल क्रिएट अ न्यू एनवलप, सेकेंडरी एनवलप। तो आपका प्राइमरली सोर्स था, प्राइमरली सोर्स से हमने प्राइमरली वेव फ्रंट बनाया, प्राइमरली वेव फ्रंट पे हमने बहुत सारे पॉइंट देखे, ये सारे पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट की तरह से, वेव सोर्स की तरह से काम करेंगे। इन सेकेंडरी वेव सोर्स से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी और वो वेव क्या करेंगी, एक नया वेव फ्रंट क्रिएट करेंगी, और वो उसका सारा कैलकुलेशन है कि वो वेव फ्रंट का कितना पहले प्राइमरली वेव फ्रंट से कितनी दूरी पे होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपकी वेव की वेलोसिटी क्या है और कितने टाइम इंटरवल पे आप देख रहे हो। तो आपका टाइम इंटरवल कम हुआ तो इसका मतलब है इन वेव सोर्स की रेडियस भी कम होगी, तो आपका सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव सरफेस यहाँ बनेगा। डेल्टा टी ज़्यादा लोगे तो आपको सेकेंडरी वेव सरफेस यहाँ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान आपको ये देखना है कि हर हाल में जो रे डायग्राम के हिसाब से जो आपने रे बनाई है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो इस तरह से वेव थ्योरी जो होती है, रे डायग्राम को भी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी हम वेव इस वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझा सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, और जिसको और इंटरेस्टिंग भविष्य में बनाया गया था।
फ्रेस्नेल के एजम्पशंस के थ्रू, जिसमें उन्होंने डबल रिफ्रैक्शन वगैरह को भी समझाने के लिए इस वेवलेट थ्योरी को और अच्छे से और एक्सटेंसिव तरीके से इस्तेमाल किया था। ये चीज़ें आपको नोट्स में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, वो मैंने लिख के रख दिया है। आप वो 2 पैराग्राफ की बात है, आप उसको देख लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर हम कहें इंपॉर्टेंस की हाइगन के सिद्धांत का, भाई इंपॉर्टेंस क्या है, तो हाइगन का प्रिंसिपल जो था वो सबसे बहुत ही सफलतापूर्वक रिफ्लेक्शन को भी समझा ले जाता है, रिफ्रैक्शन को भी समझा ले जाता है। अच्छा, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता बदल देती है। तो इसमें कहते हैं हाइगन कि जब प्रकाश वेव फ्रंट एक मीडियम में चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी कुछ और होती है, और जब वो दूसरे माध्यम में चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी कुछ और होती है। वेलोसिटी के बदलाव की वजह से ही वेव फ्रंट का कर्वेचर होता है। यही तो हम देखते हैं ना कि जो प्रकाश है, प्रकाश इस तरह से आता है, तो अब अगर हम प्रकाश को वेव फ्रंट के फॉर्म में कहें तो यहाँ से वेव फ्रंट आ रही है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और जब वो इस माध्यम से टकराएंगी तो इस माध्यम से टकराने के बाद उनका जो है पाथ कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से अगर वे बनाए इस तरफ और फिर यहाँ आकर के इस तरफ पहुँच जाती हैं, तो वो बाकायदा इस वेवलेट थ्योरी से, सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी से समझा ले जाते हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस बात को सिद्ध कर दिया जाता है कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, इनमें जो वेव वेलोसिटी का बदलाव होता है, उस वेव वेलोसिटी के बदलाव की वजह से ही अपना रास्ता बदलती हैं। और आगे जाके जो मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जो कि मैक्सवेल ने डेवलप की थी, उसके बाद के लोगों ने इसको और अच्छे से रिफाइन किया था, ओलिवर हेविसाइड वगैरह लोगों ने, तो वो उन्होंने इस बात को बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि हाँ बिल्कुल वेलोसिटी का बदलाव होता है माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसमें, और वहाँ उसी वजह से रिफ्रैक्शन को हम देखते हैं। तो हाइगन की थ्योरी ने बहुत पहले ही इस चीज़ को अपने अजम्पशंस के थ्रू बता दिया था। तीसरा है कि फ्रेस्नेल ने इंट्रोड्यूस किया कुछ मॉडिफिकेशन, और उसके बाद हाइगन की थ्योरी को उन्होंने मॉडिफाई करके वेव ऑप्टिक्स का बेसिक बना दिया। और ये जो वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी, इसने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डबल रिफ्रैक्शन, इस तरह पोलराइजेशन, इस तरह के जो मॉडर्न जो ऑब्जर्वेशंस थे लाइट के, उनको भी उसने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो अब ये कह सकते हैं कि हमारी जो हाइगन की थ्योरी थी, ये एक सफल थ्योरी थी, जिसने कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारे अजम्पशंस को, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे आने वाले टॉपिक में हम शुरू करेंगे आपका इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, और इंटरफेरेंस के पीछे की जो बेसिक मैकेनिज्म है वो होती है सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। सो पहले हमें पढ़ना होगा व्हाट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, देन दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, ये हम लोग को आगे पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।